चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ और आज का मास्टर क्लास मैं आपके साथ लूँगा। तो कुछ समय थोड़ा समय वेट करते हैं और तब तक आप आपका इंट्रोडक्शन चैट विंडो में दे सकते हैं। कहाँ से कौन से आईटीआई से हैं और अ, क्या आपका नाम है, वो आप कह सकते हैं। काफ़ी सारे काफ़ी सारे अलग-अलग आईटीआई से हैं सब लोग। आपका डिस्ट्रिक्ट रोहतक से है, नौलथा से हैं, अ, हिसार से भी हैं। तो आप कोपा इंस्ट्रक्टर, हाँ, जो और भी सारे ट्रेड्स हैं वो उनका भी आप नाम लिख सकते हैं, कौन से ट्रेड से हैं आप। कुरुक्षेत्र से मनीषा, आपका स्वागत है। 115 हमारे साथी अब जुड़ चुके हैं, हम कुछ और मिनटों में हम शुरू करेंगे। 120 लोग आ चुके हैं, तो हम धीरे-धीरे शुरू करेंगे। हमारी थैंक यू आप सभी का इंट्रोडक्शन के लिए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी अलग-अलग ट्रेड से सारे हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने जॉइन किया है इस वेबिनार में। और ये प्रोग्राम मास्टर कोच प्रोग्राम जो है, हम अ, हरियाणा स्किल्स आईटीआई ट्रेनर्स के लिए कर रहे हैं। तो उन सब में आपका स्वागत है। तो कुछ बेसिक रूल्स हम देखेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट पे रहें, जिससे कि कुछ डिस्टरबेंस वगैरह नहीं हो। और पूरे सेशन में आपको म्यूट पे रहना है। आपके यहाँ पे जो माइक है वहाँ पे आपको ये बटन दबा के म्यूट पे रखना है, और साथ साथ वीडियो भी आपको आप बंद रख सकते हैं आपका। अ,
अगर आपके पास कुछ सवाल हैं या कुछ सोच है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो जो है आप चैट विंडो में, आप जैसे आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वैसे ही आप चैट विंडो का यूज करके आपके सवाल, आपके कुछ आइडियाज जो आ रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को देखकर, आप उसे इस चैट विंडो में रख सकते हैं। और आप एक दूसरे से भी चर्चा कर सकते हैं। लोगों के पास कुछ कमेंट्स होंगे, उन कमेंट्स का आप भी वो जवाब दे सकते हैं। इसका ये जरूरी नहीं है कि एक या दो जन ही अ, जवाब दें। अगर कुछ सवाल है तो ये चैट विंडो जो है, आप आप एक दूसरे से चर्चा करने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इस सेशन का उद्देश्य ये भी है कि हम एक दूसरे से बात करें और एक 21st सेंचुरी स्किल्स या 21st सेंचुरी स्पेस क्या होती है उसे आप खुद अनुभव करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे से चर्चा जारी रखें ये सेशन के लिए। और हमारा टॉपिक जो है इस सेशन का, वो वो है बिल्डिंग 21st सेंचुरी लर्निंग स्पेसेस। यानी 21वीं सदी में जो सीखने की के किस तरीके होते हैं और उनका कैसे हम उस जगह या वो जगह का कैसे हम निर्माण करें, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। और आपके अनुभव सुनना भी मैं चाहूँगा। तो हम कुछ समय रखेंगे, करीबन पहले 25-30 मिनट मैं कुछ अपनी बातें रखूँगा और फिर अगले 15-20 मिनट हम आपसे सुनेंगे, आपके अनुभव, आपके प्रश्न, और उसका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके साथ मैं शुरू करता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम आकाश सेठी है। मैं क्वेस्ट अलायंस में करीबन 14-15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा एक कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं। एक तो मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ कि मैं एक युवा हूँ। मेरे खुद के कंफ्यूजन्स हैं और मैं खुद क्लैरिटी या मैं खुद वो कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो ये जो फोटो है एक तरीके से एक फॉरेस्ट में जैसे कि कोई खोज करने निकलता है, वो खोज में मैं भी निकला हूँ। मैं एक सहजकर्ता हूँ जो युवाओं के साथ पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। और इस दौरान जितना कि मैं युवाओं के साथ काम करता हूँ, उतना ही मैं अपने आप में सीखता हूँ। तो वो एक प्रक्रिया जो है युवाओं के साथ काम करने के पर साथ-साथ अपने आप पे भी काम करने की प्रक्रिया जारी है। अ, मैंने कुछ काम किया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में, कि कैसे युवाओं को टेक्नोलॉजी के द्वारा सेल्फ लर्नर बनाया जाए, और सेल्फ लर्निंग यानी खुद से सीखने की जो कला है उसको कैसे निखारा जाए। तो उस पे मैंने कुछ काम किया है पिछले 20 सालों में। मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, नेचर में रहना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, और साथ-साथ लोगों को देखना, उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट पे कुछ विचार रखना भी अच्छा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें मैं करता हूँ अपने स्पेयर टाइम में। साथ-साथ मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। अलग-अलग टाइप के स्पोर्ट्स खेले हैं और साथ-साथ कोचिंग भी की है। तो कोचिंग और स्पोर्ट्स मुझे काफ़ी एनर्जी देता है। और साथ-साथ मैं एक सन, ब्रदर, ग्रैंडसन यानी पोता, हस्बैंड, दोस्त और भारत का एक
नागरिक हूँ और या कि कहूँगा एक जागरिक भी हूँ। एक जागरिक वो है जो अपने समुदाय में और अपने साथ-साथ और लोगों को जागरिक करता है भारत के संविधान को लेके और हमारे जो राष्ट्र के कुछ जो ज़रूरी वैल्यूज़ हैं उसको आगे ले जाने के लिए एक एक समाज में जागरूकता लाने का काम एक जागरिक करता है, तो मैं अपने आप को एक जागरिक समझता हूँ। तो ये मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैंने सोचा मैं दूँ क्वेस्ट अलायंस के साथ। जैसे कहा मैंने काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा हमारा जो काम है युवाओं के साथ खासकर 21वीं सदी की स्किल्स को आगे बढ़ाना, उस पे काम करने में मैं काफ़ी जुटा हुआ हूँ। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी टीम से कि पहला हमारा पोल का प्रश्न जो है, वो सभी के सामने रखें। आप सभी के सामने एक ज़ूम पोल आएगा और प्रश्न ये है कि लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना टाइम कैसे बिताया? पिछले 2.5 महीने से या 3 महीने से ऑलमोस्ट लॉकडाउन चल रहा है। तो ये जो प्रश्न है आपके सामने हैं, तो आप सबसे आसान या सबसे काफ़ी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हमने की, पर कोशिश करें कि कुछ ख़ास जो सबसे ज़्यादा आपने समय बिताया हो, उस पे चॉइस करें, ताकि हमें पता चले कि कौन-सी चीज़ें हैं जो आपने सबसे ज़्यादा करी है लॉकडाउन के टाइम पर। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, कुछ सभी को नहीं आ रहा है? करीबन 80 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है हमारे पोल को। 25-30 सेकंड और हम वेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60% जो लोग हैं सभी ऊपर के सभी काम उन्होंने किए हैं। खासकर ऑनलाइन कक्षाएं लेने में ज्यादातर लोगों ने समय बिताया है। किताबें पढ़ने में और साथ-साथ परिवार के साथ समय मिला है, समय बिताने में टाइम मिला है और सोशल मीडिया में भी कुछ लोग एक्टिव हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक कि वॉइस आ रहा है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये समय जो है लॉकडाउन के दौरान हमें काफ़ी टाइम मिला है कुछ नई चीज़ें करने का, खासकर ऑनलाइन कक्षाएँ लेने का। और वो मुझे विश्वास है कि वो एक बहुत नया अनुभव होगा आप सभी के लिए और और कुछ नया अनुभव के साथ-साथ आपको कुछ नए स्किल्स भी सीखने को मिले होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं इस पोल को एंड करते हुए। तो मेरा मेरा सवाल आपके लिए ये है कि आप सभी लोग लॉकडाउन में रहे हैं और उसके साथ-साथ बहुत सारा बदलाव भी अनुभव कर रहे होंगे। तो ये प्रश्न है कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे बदल रही है? आपका आपके अनुभव के हिसाब से क्या बदल रहा है? कैसे बदल रही है हमारी दुनिया? उस पे अगर कुछ सोच है तो आप
चैट बॉक्स में अगर आपकी सोच रख सके तो हमें एक आइडिया आएगा कि आपके हिसाब से कैसे दुनिया बदल रही है। एक तो है हमें नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल डिजिटलाइजेशन काफी सारा हो रहा है, पूरी दुनिया डिजिटल होने वाली है, सब ऑनलाइन काम में निकलने वाले जाने वाले हैं। तो डिजिटलाइजेशन के अलावा और कुछ अगर आपके आइडियाज हों वो भी रखें। एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, ठीक है, लोगों में डर की भावना काफी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है, हमारा रहने का और काम करने का तरीका बदल रहा है, लोग उनको कंट्रोल करना सीख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आ रहा है। अ, अ, सुमन कह रही हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान फैमिली रिलेशंस बेहतर हुए हैं, कोई कह रहा है सेल्फ स्टडी इम्प्रूव हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो रहा है, पब्लिक के बीच विश्वास खत्म हो रहा है क्योंकि इतना सारा केओस हो रहा है हमारे सबके बीच। तो कैसे हम ये विश्वास और ट्रस्ट जो है वो जारी रखें। ऑनलाइन नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है आजकल, काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारा काम देख रहे हैं अपने आप, मतलब करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो डर की भावना बिल्कुल आप सभी में, ऑनलाइन टीचिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने का भी काम हो रहा है, कुदरत का महत्व समझने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल नेचर अपना काम कैसे करता है और कैसे स्प्रेड हो रहा है उसका, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो रही है, मोनिका कह रही है, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जॉब लॉस भी हो रही है, बिल्कुल काफी सारी जॉब लॉस हमें देखने को मिल रही है, खासकर जो रेगुलर जॉब्स थे वो कम हो रहे हैं, खुद को सुरक्षित रखने पर ज्यादा ध्यान हम कर रहे हैं, खुद आत्मचिंतन या सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, रीना कह रही है। बिल्कुल, तो बहुत सारा काम आप देख रहे हैं हो रहा है, बहुत सारा बदलाव हो रहा है जो हम देख रहे हैं और आप कह भी रहे हैं और आप अनुभव भी कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफी काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए। थैंक यू आप सभी के कमेंट्स के लिए, काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स थे, पोल्यूशन फ्री भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काफी ये बदलाव ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी अभी ही आया है, पर काफी ग्रेजुअल बदलाव हुआ है, और जो हम देखते हैं कि पहले एग्रीकल्चर एरा था, फिर इंडस्ट्रियल एरा आया, और उसके बाद अभी जो है इंफॉर्मेशन एरा, जो हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के वजह से काफी सारा इम्पैक्ट हो रहा है इन 6 चीजों पर। कि जो आइडिया है हमारा स्पेस या जगह, एक जगह क्या होती थी पहले, स्पेस वाज अबाउट लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग,
इंडस्ट्रियल एरा के टाइम पे। और अब जो देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एरा में, जो स्पेस का आइडिया है वो लैंड और बिल्डिंग से बढ़कर रियल और वर्चुअल स्पेस में आ गया है। यानी अब जो आइडिया था जगह का, कि एक जगह हो जहाँ पे स्कूल हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, अब स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर भी एक वर्चुअल स्पेस में चला गया है। तो ये आइडिया ऑफ स्पेस बदल गया है। अगर हम एग्रीकल्चर एरा को देखें और अभी देखें तो इसमें ये बदलाव, और खासकर कोविड के बाद ये और भी बहुत हो गया है। तो स्पेस बदल रहा है। टाइम, अगर हम देखें समय का आइडिया जो था पहले, रात और दिन था। जब एग्रीकल्चर की बात करते थे और करते हैं तो रात और दिन की बात करते हैं। जब फैक्ट्रीज लगी और फैक्ट्रीज शुरू हुई तो ये कॉन्सेप्ट आया कि 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे होंगे जहाँ पे काम होगा, और वो फैक्ट्रीज का एक समय होता था काम करने का। और अब अगर हम देखें इंफॉर्मेशन एरा में तो काम 24/7 होता है। हम सभी का अनुभव ये है कि सभी कुछ कनेक्टेड है, ऑनलाइन है, तो काम कभी रुकता नहीं है। हमारे ऑफिस में भी लोग ज्यादा मेहनत करने लग गए हैं, या ज्यादा समय बिताने लग गए हैं काम करने के लिए। तो हम कहेंगे कि एक तरीके से समय, एक टाइम का बदलाव भी हुआ है कि अब हम 24/7 कनेक्टेड हैं, और उससे काफी सारा कुछ हम बदलाव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। साथ साथ अगर हम देखें स्पीड यानी गति, चीजों की गति, कितनी स्पीड से हम काम करते थे। तो पहले एग्रीकल्चर एरा में सबसे तेज घोड़ा दौड़ता था। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल एरा में देखें तो एरोप्लेन आया। और अब हम देखें इंफॉर्मेशन एरा में तो सब कुछ आप एक स्पीड ऑफ लाइट की तरीके से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आपको वर्चुअली आप चीजों को देख सकते हैं। तो अब एक तरीके से काफी स्पीड आ गई है हमारे काम में, हमारे अनुभव में। और साथ साथ जो कम्युनिकेशन या संपर्क जैसे हम करते थे, कम्युनिकेशन 1 to 1 होता था, उसके बाद 1 to many, यानी कि एक टीचर या एक स्पीकर सामने आके लोगों के सामने बोलता था। अब जो है हम नेटवर्क के टाइम पे हैं, तो नेटवर्किंग यानी सभी लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी कहानी बता सकते हैं। और वो नेटवर्किंग का अभी समय है। बिल्कुल शालू, मैनी जैसे आप कह रहे हैं, इट इज नो लॉन्गर 1 to 1 बट इट इज मैनी टू मैनी। एंड इस ने कम्युनिकेशन को और डेमोक्रेटाइज कर दिया है इस समय ने। तो ये बदलाव हम अनुभव कर रहे हैं खासकर अभी के समय में। साथ साथ अगर हम मीडिया देखें तो मीडिया भी पहले आवाज और हैंडराइटिंग के से हम मतलब कुछ लिखते थे या कुछ बोलते थे। उसके बाद हमारा फोन और टेलेक्स या फैक्स आया, और उसके बाद अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिजिटल कंटेंट, पूरा डिजिटलाइजेशन जैसे बहुत लोगों ने कहा। तो ये अनुभव हम अभी सब लोग कर रहे हैं कि हम सभी एक तरीके से डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर भी बने हैं और कंज्यूमर भी बने हैं। तो मीडिया बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो चुका है, जिससे कि हमें नए स्किल्स को सीखने की भी आवश्यकता है। और साथ साथ अगर हम देखें लर्निंग, जो हम कैसे सीखते हैं और सिखाते हैं, उसमें भी काफी बदलाव आया है। जैसे कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल लें तो 1 to 1 लर्निंग हुआ करता था एक गुरु शिष्य के बीच में। फिर 1 to many इंडस्ट्रियल एरा में टीचर्स आए,
और टीचर्स ने अपना क्लासरूम संभाला। और अब जो लर्निंग है वो ज़्यादा कोलैबोरेटिव लर्निंग हम देख रहे हैं। और उस कोलैबोरेटिव लर्निंग में हम देख रहे हैं कि कोई एक टीचर और एक स्टूडेंट नहीं है, पर बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को सिखा रहे हैं। और जैसे सोनू कह रहे हैं इधर, और तेजस्वी भी कह रहे हैं कि सेल्फ लर्निंग इज द बेस फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। तो एक तरीके से खुद को सीखने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण अब हो गई है। और हमारा रोल है जो एज एजुकेटर्स, वो कैसे इस तरीके का एनवायरनमेंट बिल्ड करें जहाँ पे सभी लोग सीख सकें, एक दूसरे को सिखा सकें। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरफ हम काफी बढ़ रहे हैं। तो ये बदलाव अगर हम देखें पिछले 100 सालों में, ये बदलाव आया है। और खासकर पिछले 3 महीनों में ये बदलाव बहुत रियल हो गया है। पहले जब हम इसके बारे में बात करते थे तो लोगों को लगता था कि अरे ये तो बहुत कुछ एलीट लोगों के लिए ही ये सारे बदलाव हैं। पर अब पिछले 3 महीनों में हम देखें, और जैसे कि आप सभी लोग कह रहे हैं कि ये सारे बदलाव बहुत बहुत रियल हो गए हैं। और इसके लिए काफी हमें नए स्किल्स और नए एक्सपीरियंसेस हमें हो रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारी खुद की स्किल्स और हमारा रोल क्या है एज टीचर्स। ये बदलाव उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये सारे बदलाव के कारण हमारा रोल एज इंस्ट्रक्टर्स, एज ट्रेनर्स बदल रहा है। तो अगर हम अभी की दुनिया देखें या अभी के सिस्टम देखें जो हमारे रहे हैं, हमारा करंट सिस्टम क्या है, और खासकर लर्निंग और एजुकेशन के क्षेत्र में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत फोकस है लर्निंग टू पास एग्जाम्स का। और ये एक फोटो है एक बिहार के स्कूल में, जब एग्जाम हो रहे थे तो सारे जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को एग्जाम के आंसर्स देने के लिए पिछले विंडो या खिड़की से पहुंच के सारे आंसर्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करने के लिए। तो ये बहुत एक रियल प्रेशर है हमारे स्टूडेंट्स को कि भाई एग्जाम पास कैसे करें। और सारा फोकस लर्निंग का जो होता है वो एग्जाम के प्रति सक्सेस पाने में ही हम खो जाते हैं, ना कि ये समझने में कि क्या बच्चा समझ रहा है, क्या उनकी लर्निंग, जैसे कि हम सब कह रहे हैं, सेल्फ लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। तो ये एक प्रेशर आज के दौर में, और इस पे हमें विचार करने की जरूरत है कि क्या ये रेलेवेंट है या क्या हमें उस पे सोचने की जरूरत है। दूसरा, अगर हम देखें कि एक फैक्ट्री मॉडल एजुकेशन एक फैक्ट्री की तरह देख रहे हैं हम, तो अलग अलग देखें आप पीछे, अलग अलग लोग जो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एंट्री करते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो सभी लोग एक जैसे ही सोचते हैं, एक जैसे ही काम करने की उनकी आशाएं भी एक तरीके की सेम आशाएं हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब कैसे लें, हमें एक तरीके की सिक्योरिटी कैसे मिले। तो एक फैक्ट्री बन चुका है एजुकेशन सिस्टम। और जो इंडिविजुअल की क्षमताएं हैं और इंडिविजुअल की जो सोच है उसे निखारने का समय हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिलता है। बस सभी लोग एक जैसे ही सोचते हैं। और इस पर हमें कुछ विचार करने की आवश्यकता है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों सभी लोगों की एस्पिरेशन सेम है, विचार भी सेम है,
जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको कैसे हम निखार के लाएं, और इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, खासकर एज एजुकेटर्स। और हमारे फिक्स्ड माइंडसेट्स या फिक्स्ड लर्निंग जो हम देना चाह रहे हैं, क्या वो इस डायरेक्शन में लोगों को ले जा रहा है। तीसरा, जो हम करंट रियलिटी देखें कि काफी सारा टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन आ रहा है, काफी सारे रोबोट्स भी आ रहे हैं फैक्ट्रीज में, जो वर्कर्स को रिप्लेस कर रहे, फैक्ट्रीज में जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी के कारण। ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन डिपेंडेंस कम हो रहा है। पर ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से सारी चीजें ऑटोमेट हो रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ऑटोमेशन ज्यादा हो रहा है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमन काम, खासकर टीचिंग का काम जो है, जैसे आप जो काम कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर में जो ह्यूमन सपोर्ट, मेंटली लोगों को जो मेंटल एबिलिटीज हैं, मेंटल सपोर्ट देना, डॉक्टर्स नर्सेस का काम काफी ह्यूमंस के लिए जरूरी है। साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, मैं देखूंगा, अगर कंटिन्यू होगा तो मैं ठीक है, आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन भी काफी हमें देखने को मिल रहा है। और फाइनली, जैसे कि बहुत लोगों ने कहा, स्टूडेंट्स की लर्निंग की एबिलिटी बढ़ रही है। लर्नर्स काफी क्यूरियस हैं, टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारा इंफॉर्मेशन उन्हें एक्सेसिबल है, और वो खुद के सीखने की क्षमता रखते हैं। तो हमारा जो आज का स्टूडेंट है वो डिजिटली कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर ही सभी को सिखा पाए। तो इसमें लर्नर और टीचर या लर्नर और ट्रेनर की क्या भागीदारी होनी चाहिए एक दूसरे को सीखने सिखाने के लिए, उस पे हमें थोड़ा हम सोचेंगे उसके बारे में इस सेशन में। तो हमने जब पहले बात की एक लर्निंग स्पेस की, कि एक लर्निंग की जगह क्या होनी चाहिए, और लर्निंग स्पेस क्या उद्देश्य होना चाहिए एक लर्निंग स्पेस का, उस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं आगे बढ़ते हुए। तो पहला, अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक लर्निंग स्पेस या एक लर्निंग में क्या सारे पहलू होते हैं, कौन से सारे लोगों को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक लर्नर है, एक फैसिलिटेटर है, यानी एक सहजकर्ता, एक ट्रेनर है, साथ साथ एक इंस्टीट्यूट है, और एक समुदाय है। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लर्निंग स्पेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पेरेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अलमनाय हैं, ये भी एक लर्निंग स्पेस या एक लर्निंग जगह को इन्फ्लुएंस करते हैं। काफी सारी कहानियां जो हैं अलमनाय की जब हम सुनाते हैं तो काफी सारी प्रेरणा मिलती है हमारे ट्रेनीज को। साथ साथ इंडस्ट्री है जो जॉब्स देती है, उसको भी वो भी एक काफी महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसर है एक लर्निंग स्पेस में। और साथ साथ पियर्स, यानी कि हमारे क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये एक लर्निंग स्पेस अगर हम देखें, ये अलग अलग एक्टर्स हैं इस लर्निंग स्पेस में, और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लर्नर को।
और इसमें एक फैसिलिटेटर की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पे हमें आगे बढ़ते हुए विचार करना है। तो हम देखें कि ट्रेडिशनली जब हम लर्निंग स्पेस की बात करते हैं तो एक परिवार होता है, जैसे हमने कहा फैमिली, फ्रेंड्स होते हैं, एक स्कूल और वर्क होता है और एक समुदाय होता है। और ये जो जगह है वो एक युवा की सोच और उनका जो वर्ल्ड व्यू है उसको शेप करता है। और साथ साथ एक लर्निंग स्पेस ऐसी एक जगह है जो जो अलाउ करे एक युवा को अ, कि वो सिर्फ ना कि अपने एग्जाम में पास हो, ना कि सिर्फ उसे एक अच्छा जॉब मिले, पर वो एक बेहतर जो रिलेशनशिप है, बेहतर संबंध है फैमिली के साथ, वो बना सके। वो साथ साथ अपने दोस्तों के लिए एक अच्छा दोस्त बन सके। वो साथ साथ कम्युनिटी या अपने वातावरण में, अपने कम्युनिटी में एक जागरूक बन सके, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कम्युनिटी के इश्यूज में ले। तो एक लर्निंग स्पेस का एक तरीके से महत्व ये है कि वो ना कि सिर्फ एग्जाम और करियर के बारे में सोचे, पर वो ऐसे अपनी लाइफ को सुधारने के लिए या अपनी लाइफ जीने की कला को सीखे। ये एक लर्निंग स्पेस का उद्देश्य होना चाहिए, जहाँ पे ये सारी चीजों पे बातचीत होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एक 21st सेंचुरी, क्योंकि जो सारे बदलाव आ रहे हैं उसमें हमारे युवा सक्सेसफुल हों, उसके लिए ये जरूरी है। तो इस लर्निंग स्पेस का निर्माण करने के लिए हमें कुछ 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि कैसे युवा अपने आप को समझने में सक्षम हो। तो कैसे वो अंडरस्टैंडिंग, खुद के इंटरेस्ट क्या है, खुद की एबिलिटी क्या है, उसको सोचे युवा। दूसरा कि अपना कनेक्शन, अपने आप का कनेक्शन अपने फैमिली से और अपने कम्युनिटी, समुदाय में कैसे बना सके, उस पे हमें आगे विचार करने की जरूरत है कि वो अपना कनेक्शन कैसे बना रहे हैं। और फाइनली वो एक एक्शन कैसे लें अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने साथ साथ और लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। उस पे हमें 3 चीजें ये है कि पहले खुद को समझें, फिर अपने फैमिली और दोस्तों को समझें, और फाइनली फिर कुछ ऐसा बदलाव करें जिससे कि अपने समुदाय में और अपने रिलेशनशिप्स में वो बदलाव आए। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है कोई भी लर्निंग स्पेस के लिए और उसे बदलने के लिए। तो अब अगर हम देखें कि एक तरीके से व्हाट इज डिफरेंट अबाउट लर्निंग स्पेस, क्या बदलाव की जरूरत है। हमने कहा कि ये पूरा काफी सारी चीजें बदल रही है। उस बदलाव के कारण हमें एक नई लर्निंग स्पेस का निर्माण करने की आवश्यकता है। और उस लर्निंग स्पेस में हमें देखा कि हमारे कनेक्शन, सेल्फ का कनेक्शन फैमिली, करियर और समुदाय के साथ जरूरी है। पर ये हम करेंगे कैसे, और इसकी भूमिका मतलब एजुकेटर की भूमिका इसमें क्या है। तो पहला हम देखें कि अगर हम देखें एक ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे, एक साइकिल का पार्ट, काफी सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। और पर तो ये एक तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है कि हम देखें कि सब लोग अलग अलग विषय पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, या
अगर आप देखें आपके आईटीआईज में वेल्डिंग पढ़ते हैं, कोपा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, और ये अलग-अलग स्किल्स हम अ, दे देते हैं युवाओं को। अ, पर इससे ये अलग-अलग पढ़ने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइकिल एक्चुअली बन जाएगी। हम कोई लोग बहुत अच्छा सीट बना सकते हैं, कोई लोग बहुत अच्छा ब्रेक फिट कर सकते हैं, पर ये ज़रूरी है कि पूरा साइकिल कैसे पूरा सिस्टम को समझें, कैसे जो सारे कनेक्शंस हैं ये सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, अ, और अपने अपने समुदाय के साथ ये पूरा पूरा फुल पिक्चर, पूरा सिस्टम को समझना आवश्यक है, खासकर लर्नर्स को, कि वो ये कनेक्शंस कैसे बना पाएं जिससे कि वो जो साइकिल है वो रेडी होगी और वो साइकिल से फिर हम वो साइकिल पे बैठ के लोग अपने अपने गोल्स, अपने अपनी एस्पिरेशंस जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। पर ये साइकिल को बनाने के लिए एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लाने की आवश्यकता है, और सिस्टम को देखने की जरूरत है। या बिल्कुल इसके लिए भी ट्रेड है, डीएमएम, पर साथ साथ ये ट्रेड के आगे हमें देखना है कि ये और कौन से पार्ट्स हैं जिसे हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि अ, एक तरीके से जो लर्निंग स्पेस है, उसका फोकस होना चाहिए लर्नेबिलिटी, यानी सीखने की कला, खुद को सिखाने की कला। तो लर्नेबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न, उस पे फोकस करने की जरूरत है हमें। ना कि सिर्फ के भाई करिकुलम डालें लोगों के दिमाग में, पर क्या वो असली में सीख रहा है या सीख रही है, उसको हम अपने आप से वो पूछे। और साथ साथ कि मैं एक सिस्टम को समझूं, पूरा एक सिस्टम समझूं, और मैं क्या करना चाहता हूं या क्या करना चाहती हूँ, इसे समझने की जरूरत है। तो अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है आगे जाकर, तो मुझे बहुत मुश्किल होगा समझना कि मैं क्या और क्यों सीखूं कुछ। तो अगर कुछ सीखने के लिए मुझे एक कारण चाहिए और एक पर्पस चाहिए, और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए फिर मैं कुछ स्किल्स अपने आप को सिखा सकता हूँ। तो ये एक तरीके से लर्निंग स्पेस जो है वो एक कारण या पर्पस देता है युवाओं को, कि मैं क्यों करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कुछ चीज। फिर उसे पाने के लिए मैं क्या तरीके का सेल्फ लर्निंग करूँ, और साथ साथ मैं कैसे वो सिस्टम में अलग-अलग जो हमने देखा, फैमिली और समुदाय, उन सभी के बीच में कैसे एक कनेक्शन में बना, उसपे हमें लर्निंग इसका ध्यान होना चाहिए। जबकि हम ट्रेड और ट्रेड के बारे में सिखा रहे हैं, साथ साथ ये एक बिगर पिक्चर हमें देखना है, एक एक लाइफ जीने के लिए ये चीजें जरूरी है। जी। ओके। तो अब आपके कुछ विचार सुने थे मुझे कि हम ऐसी एक स्पेस जो है, जो 21वीं सदी के बदलाव के कारण जो सारे बदलाव आ रहे हैं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? आपके कुछ विचार अगर आप चैट में रख सकें, कि कैसे ये लर्निंग स्पेस एज एजुकेटर्स, एज ट्रेनर्स, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये लर्निंग स्पेस। तो अगर आप चैट में आपके विचार रख सकें तो हम उसे देखेंगे।
कुछ सोच आप सभी के। मॉक टेस्ट फॉर ईच टॉपिक, ठीक है। सेल्फ स्टडी, सुमन कह रही हैं सेल्फ स्टडी करें, एक ऑनलाइन सेमिनार्स करें, ठीक है। रीना कह रही है क्रिएटिंग सम एक्टिविटी अमंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लर्निंग, ठीक है। सो स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप्स में एक्टिविटीज दें जिससे कि वो एक दूसरे से सीख पाएं। बलविंदर कह रहे हैं कि स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन क्लास हम यूज करें इस टाइप का लर्निंग क्रिएट करने के लिए। टॉपिक वाइज प्रेजेंटेशंस विथ ऑडियो, और ये टॉपिक वाइज प्रेजेंटेशन शायद स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं खुद। Encouraging students to study themselves by giving them assignments, introducing new technologies, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ईच स्टूडेंट, बिल्कुल, कैसे आप एक्टिवली स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराएंगे लर्निंग प्रोसेस में, ये जरूरी है। ग्रुप डिस्कशंस, बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशंस, और इस तरीके के कैसे स्मॉल ग्रुप्स हम बना सकते हैं, ना कि सिर्फ जूम के द्वारा पर व्हाट्सएप में, या और भी अलग अलग ग्रुप्स जो बना सकते हैं। और काफी सारे सुझाव आ रहे हैं आप सभी से। वेबिनार्स, गवर्नमेंट में बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट है, तो डिजिटल बोर्ड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। Using video conversation with students online so that they can share their views, जैसे हम और आप कर रहे हैं, बिल्कुल। इंडस्ट्रियल विजिट्स, सो काफी सारे ऐसे तरीके ऑलरेडी हैं जो हम यूज कर रहे हैं, और हमारे पास काफी सारे आइडियाज भी हैं इन तरीकों को उपयोग करने के। पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे कायदे हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं अगर हम इस तरीके की लर्निंग स्पेस बनाना चाहते हैं। तो कौन से ऐसे कायदे हैं जिस पे हम कुछ बात करेंगे। मोटिवेट अबाउट स्टूडेंट्स कैन डू इन द फ्यूचर, बिल्कुल। तो वो फ्यूचर से कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उस पे भी हमें जरूरी है बात करने के लिए। तो हम कुछ कायदों को समझते हैं, कैसे वो कायदे काम करेंगे। तो एक तो है कि हमने काफी चर्चा की कि एक तरीके से स्टूडेंट्स में सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर हम बात करें तो कैसे अपने आप उन्हें प्रोजेक्ट्स देंगे, प्रॉब्लम्स देंगे समुदाय में जाके, समझने के लिए कि समुदाय में अगर चैलेंज है, मान लीजिए चाइल्ड मैरिज को लेकर, तो क्या स्टूडेंट्स कुछ ऐसे कैंपेन्स कर सकते हैं समुदाय में जहाँ पे चाइल्ड मैरिज का रिडक्शन हो सके, या पेरेंट्स में वो जागरूकता हो कि खासकर लड़कियों की शादी जल्दी नहीं होनी चाहिए, उस पे जागरूकता लाने के लिए ये स्किल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्किल्स से लोग सीखेंगे कि कम्युनिकेट कैसे बेहतर करेंगे, कैसे संबंध बनाएंगे कम्युनिटी के साथ, वगैरह वगैरह। तो ये जो 4 पहलू हैं ये बहुत जरूरी हैं हमारे कोई भी लर्निंग स्पेस में आगे बढ़ाने के लिए, और वो लर्निंग स्पेस का निर्माण करने के लिए, जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी बात की है। तो
अब हम आते हैं कि हम कैसे करेंगे, ये रोल ऑफ एजुकेटर क्या है इसमें, और क्या वो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अ, तो अगर हम ये सवाल पे आए कि क्या ऐसे क्वालिटीज होने चाहिए एक 21st सेंचुरी एजुकेटर्स के लिए, और कैसे हम उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे क्लासरूम या हमारे लर्निंग स्पेस में। तो पहली चीज मैं ये कहूंगा कि एक तरीके से आप एक डिजाइनर हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए। आप सिर्फ एक टीचर नहीं है, आप पूरा जो होल है वो साइकिल, जिसका एग्जाम्पल दिया, वो साइकिल कैसे स्टूडेंट खुद सीखे अपनी साइकिल बनाने के लिए, तो वो आप डिजाइन कर रहे हैं वो। तो एक तरीके से लर्नर को एक खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है। कोई प्रोजेक्ट्स उन्हें देने के लिए जरूरी है, तो वो प्रोजेक्ट्स खुद डिसाइड करे, वो जरूरी है। और फिर उनका मूल्यांकन कि क्या उन्होंने ये किया है या कितना अच्छा किया है, कितना अच्छा नहीं किया है, वो मूल्यांकन भी वो खुद करे। तो टीचर फीडबैक दे सकता है, ट्रेनर फीडबैक दे सकता है, पर जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन स्टूडेंट को खुद करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे वो खुद एक तरीके से सोच पाएगा या पाएगी कि कितना वो सक्सेस किया है, कितना सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया है जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है। तो ये सेल्फ असेसमेंट बहुत आवश्यक है। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करवाएं या ऑनलाइन कुछ क्लासेस करें, उसमें सेल्फ असेसमेंट जरूर ऐड करें। और सेल्फ असेसमेंट ये होता है कि वो खुद अपने आप को असेस करे। सो सेल्फ स्टडी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है सेल्फ असेसमेंट। तो ये पॉइंट मैं काफी फोकस करना चाहूंगा कि जब हम एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम कोई और ले रहा है, यहाँ सेल्फ असेसमेंट हम खुद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खुद कर रहे हैं। दूसरा रोल एक एजुकेटर का ये भी है कि वो अपनी खुद की गलतियों से सीखे, और वो गलतियां एज एन एजुकेटर या एज अ फैसिलिटेटर या ट्रेनर, मैं गलती करती हूँ या मैं गलती करता हूँ, तो वो गलती को मैं क्या अपने स्टूडेंट्स को के साथ शेयर कर पाती हूँ या नहीं, या कर पाता हूँ या नहीं। मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होती है पूरी कोई टॉपिक के बारे में। ऐसा काफी कुछ देखने को मिलता है कि आजकल ऑनलाइन के कारण स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होता है या काफी सारा नॉलेज होता है, और शायद सारे ट्रेनर्स को वो सेम लेवल का नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी काफी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो क्या मैं कंटिन्यूअसली अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग, कोई भी टॉपिक है, ट्रेड का टॉपिक है या और कोई टॉपिक्स हैं नॉन ट्रेड टॉपिक, तो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ या नहीं, और वो देखना जरूरी है। एज अ फैसिलिटेटर, एज अ एजुकेटर, क्या मैं अपनी स्किल्स अपग्रेड कर रहा हूँ, क्या मैं स्टूडेंट से फीडबैक ले रहा हूँ कि क्या आपको इसमें एंगेजिंग लगा, क्या आपको इसमें मजा आया, क्या आप कुछ सीखे। तो ये जरूरी है कि मैं एज एन एजुकेटर वो फीडबैक लूं स्टूडेंट से, और साथ साथ मैं खुद अवेयर रहूं कि मेरे खुद के कुछ माइंडसेट और बायसेस हैं। मैं कहता हूं या कहती हूं कि कुछ ट्रेड ही अच्छे होते हैं, या कुछ तरीके के जॉब्स अच्छे होते हैं, कुछ तरीके के जॉब्स अच्छे नहीं होते, या लड़कियां कुछ ट्रेड्स में वेल्डिंग लड़कियां नहीं कर सकती, वेल्डिंग ट्रेड सिर्फ लड़कों के लिए होता है, ड्रेस मेकिंग लड़कियों के लिए होता है। तो इस तरीके के माइंडसेट्स और बायसेस जो मुझ में होते हैं, उसके बारे में भी मुझे अवेयर होने की आवश्यकता है, और इस पे हम और
चर्चा करेंगे अगले कुछ वेबिनार्स में। साथ साथ क्या मैं खुद एक सेल्फ लर्नर हूँ, या क्या मैं खुद एक सेल्फ स्टडी में एंगेज हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो वो जरूरी है कि मैं खुद सेल्फ लर्नर बनूं, जहाँ पे मेरे पास नेटवर्क है, मेरे और साथी हैं, उनसे मैं सीखूं, कुछ रोल मॉडलिंग करूं मैं औरों के लिए, औरों से सीख कर, और मैं कुछ रिस्क लूं, कुछ नई चीजें सीखने का रिस्क लूं, और वो रिस्क मुझे बेहतर एक लर्नर बनाएंगे, ना कि सिर्फ एक एजुकेटर या फैसिलिटेटर बनाएंगे। तो ये आवश्यक है एज अ फैसिलिटेटर, हमें ध्यान में रखने के लिए। और फाइनली एक एक फैसिलिटेटर वो स्पेस तभी क्रिएट करेगा या कर पाएंगे जब वो अपने लर्नर को समझें, बेहतर समझें, वो लर्नर की नीड्स को समझें, वो समझें कि लर्नर को भी मल्टीपल चॉइस चाहिए। ये नहीं है कि एक करियर, एक ट्रेड चूज कर लिया तो बस वही ट्रेड में करियर बनाना है आगे। शायद एक वेल्डर एक एक कल जाके एक इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल में भी अपना काम आगे कर सकता है। तो जो युवाओं को चाहिए वो है चॉइस, कि वो चॉइस कैसे कर पाए, और चॉइस के लिए उनको मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और वो हमें समझना है कि एक चॉइस बहुत जल्दी बनाने से अपना करियर नहीं बना पाएगा, उसे वो एक्सप्लोरेशन करना जरूरी है। और साथ साथ एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी एज एन एजुकेटर मुझ में जरूरी है, कि मैं अगर कुछ स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट हैं या कुछ आइडियाज हैं तो मैं उसे प्रमोट करूं, ना कि सिर्फ करिकुलम को। तो ये जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे युवा सेल्फ लर्नर बने। और फाइनली आई थिंक इसके बारे में हमने काफी बात करी है कि एज एजुकेटर्स हमें वी वांट टू वैल्यू लर्निंग ओवर मार्क्स एंड सिलेबस। यानी कि हम चाहते हैं कि सिर्फ मार्क्स पे फोकस ना हो या करिकुलम कंप्लीशन पे फोकस ना हो, पर सिलेबस और मार्क्स के अलावा उन क्या वो सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्या उसे अप्लाई कर पा रहे हैं रियल वर्ल्ड में या नहीं, उस पे हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि सिर्फ कि कितने मार्क्स आए। तो ये भी एज अ रोल ऑफ द फैसिलिटेटर जरूरी है समझना। और फाइनली आई थिंक ये एक सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि एक स्टोरी टेलर, एक एजुकेटर वो है जो कहानियां, अच्छी कहानियां सुना पाए। हमें हमारी दादी की कहानियां याद रहती हैं, उनके साथ हमारे संबंध तभी बनते हैं जब वो अपने जीवन से अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो एज एजुकेटर्स आज हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारा अगर इन्फ्लुएंस या वो प्रभाव हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स पे पड़े, तो हम हमारे खुद के अनुभव हमारे लर्नर्स के सामने रखें, और ये अनुभव के साथ साथ ये अनुभव से भी स्टूडेंट्स काफी कुछ सीख सकते हैं, और तो उन अनुभवों को हम एक लर्निंग टूल के तरीके से यूज करें। और फाइनली यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर। इस पे आप सभी लोग काफी काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपके रिस्पॉन्सेज से कि ये जरूरी है। और ये भी देख रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए पुअर और नीडी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में यूज होने वाले डिवाइसेस फ्री में इशू करना चाहिए। तो ये भी एक सुझाव है कि टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम सोचते हैं तो टेक्नोलॉजी सभी लोगों के पास शायद एक्सेसिबल नहीं है, और एक तरीके से जो डिवाइड है, जो डिजिटल डिवाइड है, वो डिजिटल डिवाइड को कैसे हम ब्रिज करें। अब वो आप जैसे कह रहे हैं डिवाइसेस के माध्यम से, या और कोई अलग अलग तरीकों से वो ब्रिज करना जरूरी है।
तो अब एक सवाल सभी के लिए ये है कि एज एजुकेटर्स व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू कैन कमिट टू प्रैक्टिस। आप इन जो काफी सारी चीजें आपने सुनी, तो इन जो सारी चीजें आपने सुनी उसमें आप क्या कमिट करेंगे कि आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक बिहेवियर हो सकता है, वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप चैट बॉक्स में वो शेयर करें तो दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, आप एक अच्छा लर्नर बनेंगे। और क्या चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी कोई दो या तीन चीजें। गुड लर्निंग एटमोस्फियर, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, फ्रेंडली टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स को ई लर्निंग के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, कंटेंट रिलेटेड वीडियोस। uh, content related multiple choice questions, detailed understanding of atmosphere, we can effectively go digital. Right, so काफी सारे अलग अलग आप रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो पोल, अगला पोल क्वेश्चन है वो अगर हमारी टीम शेयर कर सके। apply friendly way to understand students and then apply different बिल्कुल share my experiences to students, प्रदीप कह रहे हैं ऑनलाइन मोटिवेटर। बिल्कुल आपके अपग्रेड करने हैं स्किल्स। वेरी गुड। can I request abhi to the team flexible learning environments. Can I request the team to put on the poll, please? Okay, poll is in progress. तो इन सभी बातों से सुनकर आज आपको लगता है कि क्या आप एक 21वीं सदी के शिक्षक या शिक्षिका हैं? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। अगर आप इस पोल पे शेयर कर सकें तो हमें कुछ आइडियाज आएंगे। ओके, काफी सारे आइडियाज आ रहे हैं। डिवाइस की जरूरत, काफी लोगों ने कहा है डिवाइसेस।
new technology for group discussion so that they can be more active. बिल्कुल. Okay. पोल का प्रोग्रेस मुझे नहीं दिख रहा है. तो अगर कोई टीम से अगर मुझे कह सकता है कि पोल का क्या प्रोग्रेस है, क्या वोटिंग है, तो उससे हमें आइडिया आएगा. पोल के अकॉर्डिंग 53% लोगों ने 86 लोगों ने बोला है कि वो बनना चाहते हैं 21वीं सदी के शिक्षक और शिक्षिका. कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हाँ मैं 21वीं सदी के शिक्षक और शिक्षिका हूँ. और अभी तक किसी ने भी ये नहीं लिखा है, नहीं ऑप्शन क्लिक किया है जो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये महत्वपूर्ण है. तो हमारे जितने भी लोग हैं वो पहले या दूसरे ऑप्शन पे वोटिंग कर रहे हैं. मैक्सिमम सेकंड ऑप्शन पे वोटिंग हुई है. ओके, तो थैंक यू फॉर, आई थिंक ये हम कह रहे जो सेल्फ असेसमेंट है हमारा खुद हम कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ चीजें शायद हम करना चाहते हैं, और साथ साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बनना चाहती हूँ, यानी हमारे पास वो एक गोल है और हम ये समझ पा रहे हैं कि एक 21st सेंचुरी एजुकेटर कौन है. तो ये एक अच्छी बात है कि हम इस सेशन के थ्रू वो हमारे में खुद में एक गोल बन पाए, जिससे कि फिर हम एक सेल्फ लर्नर बने और उस गोल की तरफ हम काम करें. तो दैट इज इट. आई थिंक आज का क्लास हमारे लिए यही खत्म होता है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अगर आपके पास कोई आपके रिफ्लेक्शंस, प्रश्न हैं, तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. पर अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए. आपके पास जो क्वेस्ट ऐप के थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट कोर्स है उस पे आप शेयर कर सकते हैं ये प्रश्न. और थैंक यू फॉर लिसनिंग, और गुड लक with the next round of ऑनलाइन लर्निंग जो आप कोर्स कर रहे हैं, मास्टर कोर्स, उसके लिए वेरी गुड लक. हमने एक फीडबैक पोल लॉन्च किया है अभी, तो वो फीडबैक पोल आप ले लें, जिससे कि हमें आइडिया आएगा कि आज आपने क्या सीखा, और उससे हमें आइडिया मिलेगा कि कि आपका अनुभव कैसा था. तो फीडबैक पोल जरूर लें बिफोर लीविंग. आकाश जी, मैं एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगी. नमस्ते. मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा, आप लोगों को सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला. फीडबैक फॉर्म प्लीज भरिए. दूसरी चीज ये है, आप में से जो भी क्वेस्ट ऐप अभी तक आप लोग लॉगिन नहीं कर पाए हैं, या फिर आप लोग आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको डाउनलोड करने में, लॉगिन करने में, एक्सेस करने में, कोर्स शुरू नहीं कर पाए हैं, कृपया आप सुमन और विनीता, हम आपके व्हाट्सएप नंबर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नंबर है, उनको रीच आउट कीजिए. अगर मैं चैट बॉक्स में एक नंबर भी लिख रही हूँ, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं. कोशिश कीजिएगा क्वेस्ट ऐप से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आप लोग डाउनलोड करने में या लॉगिन करने में पा रहे हैं, वो आज ही खत्म करें और आज से अपना कोर्स शुरू कर आप लीजिएगा. हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ट्रेनर ट्राइब, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ये चर्चा को आगे जारी रखने के लिए. तो लिंक इधर शेयर हमने किया है.
और अगर आपके पास यहाँ पे नंबर भी हमने डाला है, अगर क्वेस्ट ऐप से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आए तो उस पे आप संपर्क करें। फीडबैक लिंक अगले 2 मिनट तक और रहेगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसको भर दीजिए। आकाश, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेशन लिया। हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आगे कोई भी अगर प्रश्न इसके इस टॉपिक के साथ कोई प्रश्न आएगा तो अ, हम ट्रेनर ट्राइब के थ्रू, आकाश आपको ट्रेनर ट्राइब या फिर हम पर्सनली किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस ट्रेनर ट्राइब ज्वाइन करके भी डाल सकते हैं। फेसबुक पेज आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। आगे के जितने भी प्रश्न होंगे हम ट्रेनर ट्राइब और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। एक और बार लास्ट चीज ध्यान रखिएगा, क्वेस्ट ऐप में लॉगिन करना बहुत जरूरी है। तो आज शाम तक कोई भी प्रॉब्लम है, आप ऑनलाइन फैसिलिटेटर्स विनीता या फिर सुमन को रीच आउट कीजिए और कोर्स स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज ऑलरेडी वेडनेसडे हो चुका है। सो कोशिश कीजिएगा कि आप आज उसको शुरू कर दें। थैंक यू आकाश, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया मास्टर क्लास के लिए। धन्यवाद। अगले 30 सेकंड में हम पोल बंद कर देंगे और ये कॉल समाप्त भी करेंगे। तो किसी आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भर लीजिए जिसने अभी तक नहीं भरा है।